नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। हर रोज की तरह बड़ी खबरें आपको बताएंगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल का हाल हम जानेंगे और उसके बाद उनका विश्लेषण करेंगे। मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी जुड़ेंगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल की हमें खबरें बताएंगे। जगतार मेरे साथ जुड़ेंगे, मुझे पंजाब की बड़ी खबरें बताएंगे। साथ हरिराम हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताएंगे और विशाल हमारे साथ हिमाचल शिमला से जुड़ेंगे और हिमाचल की बड़ी खबरें बताएंगे। सबसे पहले जगतार का रुख करना चाहूंगी। जगतार, पंजाब के लिहाज से आज कौन कौन सी बड़ी खबरें? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी खबर तो पंजाब की यही है कि जो खडूर साहब का उपचुनाव, अब कांग्रेस भी कह सकते हैं कि ऑफिशियली तौर पे मैदान में कूद पड़ी है। पहले दुविधा में थे कि इलेक्शन लड़ा जाए या ना लड़ा जाए, और कल ही सोनिया गांधी की तरफ से जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह को मेल आ गई थी कि रमनजीत सिक्की पार्टी के उम्मीदवार होंगे, और आज वो नॉमिनेशन खडूर साहब के जो रिटर्निंग ऑफिसर उनकी हाजिरी में वो कराएंगे और बड़े नेता उनके साथ जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो अब कह सकते हैं कि वहां मुकाबला सीधा होगा, आर पार की लड़ाई होगी। एक तरफ अकाली दल होगा, दूसरी तरफ कांग्रेस, और तीसरी तरफ होंगे भाई बलदीप सिंह, जो आम आदमी पार्टी के 2014 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार रह चुके थे। अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस प्रदेश प्रेसिडेंट है, वो काफी समय बाद, ये कह सकते हैं कि जब वो प्रेसिडेंट बने उसके बाद जो चंडीगढ़ मीडिया के सामने आज रूबरू होंगे, अपनी वो पार्टी की पॉलिसी बताएंगे, मीडिया के सवालों के तीखे हमले भी होंगे, उनका जवाब देंगे। अगली उनकी रणनीति क्या होगी 2017 को लेके, और जो खडूर साहब उसमें उनका क्या रोल रहेगा, क्या वहां कांग्रेस पार्टी क्या प्रचार करेगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे नरेंद्र मोदी ने पहले, उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के साथ एग्रीमेंट किया था, क्या कैप्टन ने भी उनके साथ किया था? क्योंकि क्या बोला जा रहा है, एक र्यूमर भी है कि अब प्रशांत किशोर कांग्रेस की जो स्ट्रेटजी वो बनाएंगे। और तीसरी हम बात करें पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की, उनकी जो स्वास्थ्य वो अभी कह सकते हैं कि पीजीआई में, हालांकि उनको आईसीयू कमरे से अब प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने, डॉक्टरों ने उनको कह सकते हैं सलाह भी दिया है कि जो लोग मिलने वाले उनको रोका जाए, क्योंकि इन्फेक्शन है। और कह सकते हैं कि आज या कल सीएम प्रकाश सिंह बादल आ सकते हैं, घर आ सकते हैं, लेकिन उनके लगता है कि उनकी गैर हाजिरी में अकाली दल और पंजाब सरकार रूखा रूखा लगता है। अगर मौसम की बात करें तो जो कह सकते हैं कि ठंड है वो काफी है, सुबह से लेकर दोपहर तक हवा भी चलती है, और लोग कह सकते हैं कि ठंड का आनंद भी मान रहे, लेकिन जो आम जो कह सकते हैं कि लोग गरीब तबका जिसको बोलते हैं वो परेशान भी है। तो कहीं ना कहीं ये पंजाब की बड़ी खबरें हैं जिसपे हमारी पूरा दिन निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल, मौसम सर्द है पंजाब में, लेकिन जो सियासत है वो खडूर साहिब उपचुनावों को लेकर जो सियासत है वहां पर लगातार गर्मा रही है। अब हरिराम का रुख करना चाहूंगी। हरिराम, हरियाणा की बड़ी खबरों का रुख करना चाहूंगी। कौन कौन सी बड़ी खबरें आज हरियाणा से? देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यमुनानगर जाएंगे। तकरीबन 3:30 बजे वो यमुनानगर पहुंचेंगे। डीएवी के एक पर्सनल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके बाद वो घनश्याम दास अरोड़ा जो कि विधायक हैं, उनके सुपुत्र की शादी है, उसमें भी वो जा सकते हैं। इसके बाद वापस वो चंडीगढ़ आ जाएंगे। और दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें तो अंबाला से है। अंबाला में आर्मी की शिकायत के बाद असलम नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में लिया था। वो कोर्ट में पुलिस ने ये बात कही कि ये आदमी अहमदाबाद में खुफिया जानकारी अहमदाबाद में किसी शख्स को दिया करता था। तो कोर्ट ने उसके 4 दिन की रिमांड बढ़ाई है, जिसमें उम्मीद की जा सकती है कि कुछ चौंकाने वाले तथ्य अंबाला पुलिस को मिल सकते हैं। तो इस खबर पे आज नजर रहेगी। तीसरी खबर अगर बात करें तो पंचायत चुनाव को लेकर के है। 28 जनवरी यानी कल मतगणना होनी है हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर के। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लोग इसमें चुने जाएंगे, और तमाम जो पार्टियां हैं वो इस जुगाड़ में लगी हैं कि किसी न किसी तरीके से जो उम्मीदवार जीते उनको अपने पाले में लेकर के आया जाए। तो वो संभावित उम्मीदवारों को क्या अंदेशा लगा रही हैं कि कौन जीत सकता है, उनको अपने पाले में लाया जाए, जिससे ये कहा जा सके कि उनके समर्थक उम्मीदवार चुनाव में जीते हैं। वहीं वेदर की बात करें तो वेदर में लगातार
आज इजाफा हुआ है, खुशनुमा थोड़ा सा मौसम नजर आ रहा है। जो पिछले कुछ दिनों ठंड बढ़ रही थी उसमें आज उसमें तापमान में बढ़ोतरी होने की वजह से कमी आई है। तो ये जो प्रमुख खबरें हैं आज हरियाणा में रहने वाली हैं। जी, अब मैं विशाल का रुख करना चाहूंगी। विशाल, अगर हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में कौन कौन सी बड़ी खबरें आज? मोनिका, हिमाचल में सबसे बड़ी खबर प्रशासन को लेकर है, जो सरकार को लेकर। सरकार ने एक बहुत बड़ा अहम फैसला लिया है, क्योंकि हिमाचल में मोड़ तोड़ ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स के जो स्तर है, जो दर है, वो इतना ज्यादा हो चुका था कि सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अगर पुलिस चेकिंग के दौरान कोई भी चालक विदाउट लाइसेंस पाया गया तो उसकी गाड़ी का चालान नहीं किया जाएगा, उस गाड़ी को इंपाउंड कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है लोगों की सुरक्षा को लेकर जो सरकार ने किया है। दूसरा जो सबसे बड़ी खबर हिमाचल से वो निकलती है कि कांग्रेस की पार्टी अपने ही सरकार के खिलाफ यहाँ पे खड़ी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनसे सवाल किया है कि हिमाचल जो 2012 में ईज टू बिजनेस के दर पर नंबर 1 था पूरी कंट्री में, वो आज 17वें स्थान पर कैसे आ गया है। तो कांग्रेस की जो पार्टी है वो अपने ही सरकार के खिलाफ हिमाचल में खड़ी दिख रही है। तीसरी बड़ी खबर हिमाचल से बहुत शुभ संदेश है, क्योंकि उन्ना में जो बॉय और गर्ल का जो सेक्स रेशियो था वो उसमें इजाफा हुआ है। ध्यान योग्य है कि उन्ना और हमीरपुर दो ऐसे जिला हैं हिमाचल के जहां पे ये लड़का और लड़की का जो रेशियो था वो इतना कम था, जिसके चलते हिमाचल देश के उन 10 सेंसिटिव स्टेट्स में आता था जहां पे ये जो सेक्स रेशियो है वो इतना कम था कि उसके लिए चिंता जताई जा रही थी। चौथी बड़ी खबर हिमाचल से आरक्षण को लेके है। जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनमें जो गरीब तबका है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन से अपने आप को डिप्राइव समझ रहा है कि क्योंकि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उसमें ये जो आरक्षण दिया गया है वो जाति के आधार पर है, फाइनेंशियल स्टेटस पे नहीं। तो इनमें से ये जो रिजर्वेशन वाली कास्ट हैं, जो डिफाइंड क्लासिफाइड कास्ट हैं, इनमें जो गरीब तबका है वो अपने आप को कहीं ना कहीं इस आरक्षण से डिप्राइव्ड मान रहा है। पांचवी बड़ी खबर हिमाचल से मौसम को लेके है। हिमाचल के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पे अभी जो मौसम है वो काफी ठंडा हो चुका है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़े इलाकों में बर्फबारी होगी और शायद लोअर और मिडिल हिमाचल में इस जो विंटर स्पेल है, ड्राई विंटर स्पेल है, उसका अंत होगा और बर्फबारी देखी जाएगी और बारिश भी देखी जाएगी। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं हिमाचल से मोनिका, जिसमें आज दिन भर हमारी नजर रही। बिल्कुल, तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की जिन पर हमारे दिन भर नजरें बनी रहेंगी। अब इनका विश्लेषण हम करेंगे। इंद्रप्रीत सिंह है, चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ है दैनिक भास्कर के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। और इंद्रप्रीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर मैं पंजाब की ही सियासत से शुरुआत करूं तो पंजाब की सियासत आजकल खडूर साहिब उपचुनाव को लेकर लगातार गर्मा रही है और अकाली दल ने तो पहले ही खडूर साहिब उपचुनाव के लिए जो है अपने उम्मीदवार का ऐलान भी कर दिया था, नामांकन भी उनकी तरफ से भर दिया गया था। लेकिन अब जो है ऑफिशियली ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, दिलचस्प मुकाबला हो गया है। आप किस तरह से देखते हैं खडूर साहिब उपचुनावों को? नमस्कार जी। खडूर साहब इलेक्शन मुझे लग रहा था कि शायद 2017 को लेके एक टर्निंग पॉइंट होगा, जो मुझे लग रहा था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस का रवैया पिछले समय में रहा है, मतलब कि वो इलेक्शन लड़ना है कि नहीं लड़ना है, लड़वाना है तो किसको लड़वाना है, इसको लेके जो उनमें कश्मकश बनी हुई है, उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये मुकाबला उस तरह नहीं होगा जिस तरह मुझे था 15-20 दिन पहले। मुझे अनुमान था कि शायद ये चुनाव ठीक उस तरह का होगा जैसे 95 में गिद्धड़वा इलेक्शन हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि शायद सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो एकजुट होके अकाली दल के खिलाफ या कह सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ लड़ेंगी, जैसे कि 95 में लड़ा था। और वो वही से टर्निंग पॉइंट बना था पंजाब की इलेक्शन का, और फिर से अकाली दल 97 में बड़ी मेजॉरिटी के साथ आया था।
लेकिन कांग्रेस और उससे जुड़ी जो भी सहयोगी पार्टी है वो उस तरह से इस इलेक्शन को नहीं बना पाई है। खुद कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब वही इस इलेक्शन को में उतरे या ना उतरे इसको लेके कश्मकश में थी। दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी अब नई पार्टी के रूप में उभर रही है आम आदमी पार्टी, वो खुद अलग हो गई है। तो अब मुकाबला मेरा ख्याल से जो है वो सीधा सीधा कांग्रेस और इसमें रह जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के जो दोनों बागी नेता खड़े हैं, भाई बलदेव जी, इंद्रप्रीत जी, कांग्रेस की देरी की क्या वजह मानते हैं? और जिस तरह से उम्मीदवार का ऐलान उन्होंने नहीं किया और अब देरी से किया है, कांग्रेस उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाईकमान ही आखिरी फैसला करता है, लेकिन मुझे देरी ये लग रहा जी जी नहीं, इस बार देरी जो है वो कैंडिडेट की वजह से हो रही है। कैंडिडेट सूटेबल नहीं मिल पा रहा है कांग्रेस को। जो रमनजीत सिक्की हैं उन्होंने वो दरबार साहब में है और वो शुरू से मतलब महीना सेवा करते हैं वहां पे, और वो कह रहे थे कि मैं 31 जनवरी को ही बाहर आऊंगा, उससे पहले नहीं आऊंगा। और लेकिन साथ ही ये भी कह रहे थे कि जो पार्टी हाईकमान मतलब जो भी फैसला करेगी मुझे मंजूर है, यानी कि वो पशोपेश में थे कि इलेक्शन लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। वो एक तो मुझे लग रहा है कांग्रेस की ये हो सकती है कि इसकी सिक्की को ही तैयार करना मुश्किल हो रहा था कि उसको, क्योंकि उनके पास सिक्की के अलावा कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है वहां पे खड़ा करने के लिए। हालांकि जो फॉर्मर लीडर ऑपोजिशन है सुनील जाखड़, उन्होंने बैबल कलाकांड के में जो घायल हुए थे बेअंत सिंह, उनके नाम का सुझाव दिया था कि उनको लड़ाया जाए, और तब ये जो इलेक्शन है बहुत कड़ा मुकाबला हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल कांग्रेस उस पे के नेता उस पर सहमति नहीं बना पाए हैं, तो शायद इसी वजह से कांग्रेस पीछे हट रही थी कि लड़ा जाए कि ना लड़ा जाए, क्योंकि इलेक्शन को अब सिर्फ साल ही रह गया पूरा। जिसे कंफ्यूजन कहेंगे या अंडर कॉन्फिडेंट कांग्रेस कहीं लग रही है क्योंकि इन्हें मिशन 2017 के लिए सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, या कांग्रेस इस नीति से चल रही है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उनकी जो रणनीति है वो आगे आगे बताते रहेंगे जनता को ताकि ज्यादा विश्वास जो है जनता के बीच में वो बना सके? देखिए, मैंने जैसे पहले आपको कहा था कि मतलब ये इलेक्शन कांग्रेस 95 वाला इलेक्शन बना सकती थी, मतलब उसी तरह का, अगर वो सारे विपक्ष को अपने झंडे तले इकट्ठा कर लेती। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि लास्ट तक तो उनका अपना ही वो नहीं हुआ, वो इसी कंफ्यूजन में रहे कि हमें लड़ना है कि नहीं। दूसरा, उनके मन में ये है 2017 को लेकर कि अगर वो ये इलेक्शन मान लीजिए हार जाते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी जो रणनीति है उसमें कहीं ना कहीं सेटबैक लगेगी, तो उस दिशा में उस से नहीं बढ़ पाएंगे जिस दिशा में वो बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिर लोगों का ध्यान आम आदमी पार्टी की ओर ज्यादा चला जाएगा, और वो जो हमारा जो वोट हमें मिलना है, जो ऐसा वोट बैंक है जो हमें सत्ता में ला सकता है, वो वोट बैंक हमारी ओर आने की बजाय कहीं कांग्रेस की ओर शिफ्ट आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट ना कर जाए। तो इस वजह से वो कश्मकश में थे, थोड़ा दुविधा में थे। बिल्कुल कश्मकश और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दिख रही थी। इंद्रप्रीत जी, आज निर्दलीय उम्मीदवार भाई बलदीप सिंह भी पर्चा भरेंगे, उनका रोल किस तरह से देखते हैं आप खडूर साहिब उपचुनावों में? भाई बलदीप सिंह देखिए बड़ा सोबर से कैंडिडेट हैं, मतलब उनपे बड़े बेदाग कैंडिडेट हैं, बड़े साफ सुथरी छवि है उनकी, और मुझे ये लग रहा है कि जो आम आदमी पार्टी का जो काडर है जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी देखिए खड़ी नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी का काडर कहीं तो जाएगा ही वोट करने। तो हो सकता है कि वो कांग्रेस और उसकी और अकाली दल की ओर ना जाके भाई बलदीप सिंह की ओर चला जाए, और उसमें उनको फायदा हो सकता है, जो मुझे लग रहा है कि अदरवाइज वो इस पोजीशन में शायद नहीं कि वो कोई कड़ी कर दे सके दोनों पार्टियां, क्योंकि बहुत पुरानी पार्टियां हैं और काफी मजबूत पार्टियां हैं वहां। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इंद्रप्रीत जी, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं गेम चेंजर के तौर पर देखा जाता है, गेम मेकर्स के तौर पर देखा जाता है, तो क्या रोल आपको दिख रहा है इनका?
नहीं, वो देखिए मोनिका जी, वो उस समय होता है जब कैंडिडेट का कद इतना बड़ा हो कि वो गेम चेंज कर सकने की स्थिति में हो। अभी आप देखिए, दो चीजें हैं कि एक तो 2017 के चुनाव को सिर्फ 1 साल रह गया, यानी कि उस खडूर साहब की जनता ने जो भी कैंडिडेट चुनना है वो सिर्फ 1 साल के लिए चुनना है। तो वो 1 साल में अगर ऐसा कैंडिडेट चुनते हैं जो आगे कुछ कर पाने की स्थिति में ही नहीं होगा, तो वहां पे वो थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींच लेते हैं। फिर ऐसी स्थिति में मतलब मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगा जी। और जहां तक बात बड़ी पार्टियों की है, तो उसमें देखिए दो चीजें हैं जी। उसमें एक तो ये है कि जो अकाली दल है उससे तो खडूर साहब का वोटर यह अपेक्षा कर सकता है कि 1 साल में वो हमारे इलाके के कामकाज बढ़िया करवा देगा, पैसा वैसा लगवा देगा, डेवलपमेंट हो जाएगी। और दूसरा, कांग्रेस में वो इसलिए जा सकते हैं कि क्योंकि पूरी पंजाब में सत्ता में बदलाव होना ही है, तो क्यों ना कांग्रेस की तरफ जाके देखा जाए। तो वो मतलब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट बना सके कि नई सरकार प्रदेश में लाई जाए। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तो फाइट में होंगे, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो मुझे नहीं लग रहा कि इतना कोई बड़ा रोल प्ले कर पाएगा। अगर आप जैसा आप है, आप पूरी तरह से उनके पीछे खड़ी नहीं होती या दूसरी पार्टियां उसके पीछे नहीं खड़ी होती, चाहे वो कामरेड हो या बसपा हो या कोई भी और जो भी छोटे दल हैं, उनके पीछे आके खड़े नहीं होते, तब तक वो। लेकिन इंद्रप्रीत जी, खबरें कहीं ना कहीं ये है कि स्वराज कन्वीनर जो है शायद उनका बैकअप उन्हें मिल सकता है। देखिए, स्वराज कन्वीनर का निश्चित रूप से उनको बैकअप मिलेगा, वो तो खुलेआम से उन्होंने ऐलान कर ही दिया है। लेकिन वो कहां भी इतनी इस पोजीशन में है कि एक इसको लड़ाई बना सके। अभी तो उनको खुद को ही जीरो से स्टार्ट करना है कि वो जीरो से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचेंगे, जबकि ये दोनों बड़ी पार्टियों के पास अपना कमिटेड वोट बैंक तो है ही है। 25 अकाली दल के पास 26-27% कमिटेड वोट बैंक है, कांग्रेस के पास 18-19% कमिटेड वोट बैंक है। ये तो अपनी शुरुआत ही 18-19 के आगे से करेंगे, तो उनको तो शुरुआत ही जीरो से करनी है। तो मुझे इस बात की आशंका है कि वो इतना ही बड़ी लड़ाई बनाने की स्थिति में अभी नहीं आ पाएंगे जब तक कि बहुत सारी पार्टियां उनकी बैक में नहीं होती। इस अकेले स्वराज लहर से मुझे नहीं लग रहा। बिल्कुल, फिलहाल जो है खडूर साहिब उपचुनावों का जो मुकाबला है वो दिलचस्प होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस भी अब कहीं ना कहीं मुकाबले में दिख रही है। इंद्रप्रीत जी, अगर हरियाणा की मैं बात करूं, एक ट्रिब्यून में बहुत अच्छी खबर छपी है, विमेन पास स्टॉर्म्स विलेजेस, 41% ऑफ पंचायत हैव विमेन सरपंचेस। तो जिस तरह से जो 5 नए नियम इस बार लागू किए गए थे पंचायत चुनावों के लिए, और अब उसके बाद जो पंचायत चुनाव हुए हैं, रिजल्ट सामने आए हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे खबरें जो है महिला सशक्तिकरण के लिए वहां से आ रही। एक अच्छी खबर इसे मानते हैं आपकी, विमेन पास स्टॉर्म्स विलेजेस, 41% ऑफ पंचायत हैव विमेन सरपंचेस। जी बिल्कुल, ये देखिए बहुत बड़ी, और बड़ी तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बहुत बढ़िया खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और अगर रुझान इस तरफ जा रहा है कि हम महिलाओं को उतनी 50% है हमारी आबादी का वो, लेकिन अभी भी हम जो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो कोई भी हर पार्टी कहने 33% आरक्षण की मांग जरूर करती है महिलाओं के लिए, लेकिन देती कोई भी नहीं है। सो उसकी एक बड़ी वजह तो मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां महिलाओं को आगे आने नहीं देती। देखिए, और मुझे लग रहा है कि इस बात की कहीं ना कहीं शुरुआत हमें करनी चाहिए। जैसे पंजाब में कुछ जो ग्रुप्स हैं वो इस बात की इस तरह जो लेडीज को लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करने के लिए उनकी कुछ ना कुछ करते रहते, तो इस तरह का वो करना चाहिए। अभी जो वहां पे हरियाणा में हुआ है, जो 41% आप कह रहे हो महिलाएं आई हैं, तो वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन के कारण आई हैं, जो रिजर्वेशन महिलाओं के लिए रखी हुई है। तो अभी हम देखिए रिजर्वेशन पे ही ज्यादा डिपेंडेंट है। ये बड़ी खबर तब होगी जब बिना रिजर्वेशन के भी वो इतनी संख्या में आ गए। बिल्कुल, अभी हम उनको एक सहारा दे रहे हैं, लेकिन ये अगर बड़ी यहाँ पे वो अपनी क्वालिटी दे सके, लीडरशिप क्वालिटी कोई निकाल के दे सके, वो गांव में का सुधार कर सके,
अपनी लीडरशिप क्वालिटी देके, तो मुझे लग रहा है कि फिर दूसरी पार्टियों को इस बारे में सोचना पड़ेगा और लेडीज के लिए भी एक रास्ता खुल जाएगा। जी इंद्रप्रीत जी, एक और बड़ी खबर भी अगर मैं देखूं नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से, तो अंबाला से एक असलम नाम के शख्स की गिरफ्तारी हुई है। वो बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये संदिग्ध आर्मी एरिया की सारी जानकारियां अहमदाबाद के एक शख्स को भेजता था। एनआईए ने भी कई लोगों को ट्रैक डाउन किया है। नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से इस तरह की जब खबरें आती हैं, क्या एक नेशनल थ्रेट लगता है? क्या अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है? इस तरह लग रहा है देश में? नहीं, देखिए 26 जनवरी जैसे जो हमारे गणतंत्र दिवस के समारोह होते हैं, तब इस तरह की मतलब घटनाओं से बचने के लिए, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उससे बचने के लिए पुलिस ज्यादा सक्रिय रहती है, और या खुफिया एजेंसियां भी या दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं वो भी सक्रिय तो रहती हैं। तो और जो आप बात कर रहे हो कि इस तरह के शख्स जो नहीं बोल पाता या सुन नहीं पाता, तो इन ऐसे लोगों पे बहुत कम शक होते हैं कि इस तरह के लोग इसमें शामिल होंगे, या महिलाएं आपको हो या बच्चे, इस तरह के कई आजकल ये इस तरह के जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, जो आतंकी ग्रुप हैं, वो इस तरह के लोगों को ज्यादा यूज करते हैं, जिन पे ध्यान बहुत कम जाए, शक की गुंजाइश जहां पे बहुत कम रहती है। तो निश्चित रूप से अगर हम गणतंत्र दिवस पर जैसे बहुत बड़े माहौल होते हैं, सारी डिग्निटरीज बाहर होती हैं, तो ऐसे में स्ट्राइक करना मतलब ऐसे शख्स के जरिए होता है। तो अगर मतलब ये इस तरह की सक्रियता से हमने मतलब इसको पकड़ लिया है और सचमुच वो इस तरह की खुफिया जानकारियां या दूसरी चीजें उनको मुहैया करवा रहा है, तो ये बड़ी मेरे ख्याल से हमारे जो अपने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं या खुफिया एजेंसियां हैं, उनके लिहाज एक अच्छी उपलब्धि है। मैं इसको उपलब्धि मानता हूं अगर उन्होंने पकड़ लिया इसको। तो खतरा तो देखिए कभी भी नहीं टलता। मुझे लग रहा है कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है, खासतौर पे पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली है, ये सारे एरिया तो बहुत ज्यादा टारगेट पे हैं। तो यहाँ पे तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। जब भी हम थोड़ी सी ढील बरतते हैं तभी इस तरह की बड़ी घटनाएं जो हो जाती है, चाहे वो दीनानगर वाली हो, चाहे वो पठानकोट का एयरबेस हमला हो या कोई भी और। तो मुझे लग रहा है कि ढील तो कहीं भी सुरक्षा के लिहाज से नहीं दी जा सकती। हम बिल्कुल ऐसे बॉर्डर पर बैठे हैं जहां से। जी इंद्रप्रीत जी, अगर मौसम की मैं बात करूं तो मौसम थोड़ा सा बेरुखा हो रहा है किसानों को लेकर। अगर मैं बात करूं या हिमाचल में बागवानों की मैं बात करूं तो सूखा पड़ रहा है, बागवान परेशान लग रहे हैं, किसान भी फसलों को लेकर कहीं ना कहीं परेशान लग रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में अगर इस तरह का ही मौसम रहता है, सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है? देखिए अगर मैं मैदानी इलाकों की बात करूं, देखिए पंजाब और हरियाणा देश की फूड बाउल हैं दोनों स्टेट्स। अगर अगले 5, 7, 10 दिन तक इसी तरह की ठंड बरकरार नहीं रहती जैसे कल परसों तक जैसा माहौल था, तो मुझे लग रहा है, और गर्मी बढ़ी, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा नुकसान हो सकता है वीट प्रोडक्शन में। तो ये तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी। अगर पंजाब और हरियाणा में इस तरह का समझिए मौसम है, खुश्क मौसम है, जहां पे अभी बारिश की बहुत जरूरत है, ठंड की थोड़ी अभी बहुत जरूरत है, तो अगर इन दोनों स्टेट्स में भी सूखा पड़ रहा है, और मैंने अभी पीछे एक रिपोर्ट पढ़ी है कि शायद पंजाब हरियाणा के अलावा 11 और स्टेट्स हैं जहां पे सूखा पड़ रहा है जो वीट प्रोडक्शन देती हैं। अगर देखिए ये सारी स्टेट्स में जल्दी सूखे से निजात नहीं मिली, बिल्कुल तो चैलेंजिंग हो सकता है सरकार के लिए भी, क्योंकि मौसम का जो ड्राई स्पेल है वो लगातार बरकरार है, जिससे लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रही, बागवान और किसान भी परेशान हो रहे हैं। जी इंद्रप्रीत जी, वक्त की कमी है मेरे पास, लेकिन शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ साथ जगतार ने हमें पंजाब की बड़ी खबरें बताई। जगतार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हरे राम, आपने हमें हरियाणा की बड़ी खबरें बताई। हरे राम, आपका भी शुक्रिया। और विशाल ने हमें हिमाचल की बड़ी खबरें बताई। विशाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।